हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में बात की। स्टोक्स लॉ क्या होता है, स्टोक्स लॉ के अजम्पशन क्या है, सेडिमेंटेशन की थियरी क्या होती है, और भी कई सारी बातें हमने की थी। अब उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जो गेट में पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को जरा देखते हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस थियरी में से पूछे जाते हैं। तो जरा देखिएगा, आपके सामने गेट 2011 का क्वेश्चन है। बोल रहा है द सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ अ सॉलिड स्फेरिकल ग्रेन्स ऑफ आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड द डायमीटर बिटवीन 0.075 mm एंड 0.0075 mm। मेरे पास एक सॉइल है जिसके अंदर में अलग अलग ग्रेन्स मतलब पार्टिकल, स्फेरिकल शेप के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिन सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो सेम है, लेकिन उन पार्टिकल्स का डायमीटर, भाई बहुत सारे पार्टिकल्स रहे होंगे, तो पार्टिकल्स का डायमीटर 0.075 mm से 0.0075 mm के बीच में है। इफ द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल मतलब वही सेटलिंग वेलोसिटी, इफ द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिकल फॉलिंग थ्रू द वाटर इज 0.5 mm पर सेकेंड। सबसे बड़ा पार्टिकल कौन सा है इस सॉइल में? इस सॉइल में सबसे बड़ा पार्टिकल है 0.075 और सबसे छोटा पार्टिकल है 0.0075। तो 0.075 साइज का जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0.5 mm पर सेकेंड की दे रखी है। तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट साइज के पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। आप याद करिए, जब हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा था और जब मैंने सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, तो मैंने पाया था कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो क्या मैं लिख सकता हूं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 का स्क्वायर। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 का स्क्वायर। सीधी बात है। v1 सबसे बड़े पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? 0.5। v2 निकालना है। d1 मतलब सबसे बड़े साइज का पार्टिकल 0.075, d2 सबसे छोटे साइज का पार्टिकल 0.0075 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो 0.075 डिवाइडेड बाय 0.0075, ये 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो 0.5 v2 इज इक्वल टू 100। तो v2 विल बी इक्वल टू 0.5 अपॉन 100, दैट इज 0.005 mm पर सेकेंड, है ना। 0.5 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ मतलब ए ऑप्शन। सीधी सिंपल सी बात थी भाई। मेरे को एक सॉइल दे रखी थी और बोला था कि उस सॉइल के अंदर में सारे पार्टिकल स्फेरिकल शेप के हैं, सारे पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बराबर है, और उन पार्टिकल्स की साइज रेंज है 0.075 से 0.0075 के बीच में। मतलब सबसे बड़ा पार्टिकल था 0.075 का और सबसे छोटा पार्टिकल था 0.0075 का। सबसे बड़े पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो 0.5 mm पर सेकेंड की थी। तो आपसे पूछा था सबसे छोटे पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए। तो मुझे पता था स्टोक्स लॉ के हिसाब से कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। जो वेलोसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 का स्क्वायर कर दिया। v1 मेरे को दे रखा है 0.5 mm पर सेकेंड, तो 0.5 mm पर सेकेंड v1 रखा, v2 निकालना था। v1 किसके करस्पॉन्डिंग है? d1 मतलब 0.075 के, d2 है 0.0075। सॉल्व किया, आई विल गेट द आंसर, मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये बना आपका पहला क्वेश्चन सेडिमेंटेशन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन, बहुत पुराना सा सवाल है। इफ द सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो लार्ज वॉल्यूम चेंज, मॉडरेट वॉल्यूम चेंज, लो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ज्यादा दिक्कत थियोरेटिकल क्वेश्चन दे देते हैं, ये फील किया होगा आपने। ये ग्राफ याद है?
श्रिंकेज लिमिट कहां था इसमें? दिस वॉज माई श्रिंकेज लिमिट। अगर सॉइल को श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड मतलब इस तरफ ड्राई किया जाए, ये ड्राई तो की जा रही है सॉइल, यहां से यहां ड्राई तो हो रही है सॉइल, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया उसका। दैट मीन्स द सॉइल विल शो नो वॉल्यूम चेंज, देयर विल बी नो वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल। सॉइल में किसी भी प्रकार का कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा अगर सॉइल को आप श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड ड्राई करते हैं तो। बियॉन्ड मतलब पीछे, आगे नहीं। और ड्राई कर रहे हैं ना, ड्राई कर रहे हैं मतलब पानी हटा रहे हैं मिट्टी में से। इस डायरेक्शन में तो पानी बढ़ रहा था, तो ड्राई कर रहे हैं मतलब पीछे की तरफ आ रहे हैं ना। तो अगर आप सॉइल को ड्राई कर रहे हो बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट, तो द सॉइल विल शो जीरो वॉल्यूम चेंज, देयर विल बी नो वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल अगर आप सॉइल को श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड ड्राई कर रहे हैं। चलिए, some of the structural strength of the clayey material that is lost by remolding is slowly recovered with time. The property of the soil to undergo an isothermal gel to soil to gel transformation upon agitation and subsequent to rest is termed as। सॉइल अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ किस कारण से वापस पाती है? सॉइल अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ वापस पाती है ड्यू टू द प्रॉपर्टी विच इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी ऑफ द सॉइल। इस टाइप के सवाल अब गेट में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, आपके गेट के अलावा जो कई स्टेट लेवल के जेई एई की परीक्षाएं होती, एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये सब पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता। बाकी गेट 8 वाले अब नहीं पूछते इस टाइप के क्वेश्चंस। The consistency of the saturated cohesive soil is affected by। कंसिस्टेंसी लिमिट किस पे अफेक्ट होती थी भैया? जब पानी बढ़ाते थे, जब पानी चेंज करते थे सॉइल के अंदर का, तभी तो सॉइल सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक और प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में पहुंचती थी। सॉइल का सेमी सॉलिड से सेमी सॉलिड पहुंचने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था? जब आपने सॉइल में पानी मिलाया तभी तो सॉइल सॉलिड से सेमी सॉलिड पहुंची, उसके बाद भी पानी मिलाया तो सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक पहुंची, और पानी मिलाया तो सॉइल प्लास्टिक से लिक्विड पहुंची। मतलब सॉइल की कंसिस्टेंसी कौन अफेक्ट कर रहा था? वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। सॉइल का वाटर कंटेंट चेंज हो रहा था तो सॉइल की कंसिस्टेंसी चेंज हो रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पढ़िए, गेट 2019 का है। समझ में आ गया तो 1 मिनट का सवाल, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अ कंप्लीटली मिक्स्ड डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ सैंड पार्टिकल हैविंग द डायमीटर ऑफ, ये सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं होना है। अ कंप्लीटली मिक्स्ड डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स हैविंग द डायमीटर ऑफ 0.25, 0.35, 0.4, 0.45 and 0.5 are filled in a transparent glass column of diameter 10 centimeter and height 2.5 meter. The suspension is allowed to settle without any disturbance. एक सॉइल थी मेरे पास जिसके अंदर में 0.25, 0.35, 0.4, 0.45 और 0.5 mm साइज के पार्टिकल्स थे। इन पार्टिकल्स को मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सिलेंडर में डाला और पार्टिकल्स को सेटल करने दिया। It is observed that all the particles of diameter 0.35 mm settle to the bottom of the column in 30 seconds. 0.35 mm साइज के सारे पार्टिकल 30 सेकेंड में उस पानी के बेस पर नीचे जाके बैठ गए। उतने ही टाइम में आपको बताना है 0.45 और 0.5 mm के पार्टिकल कितना सेटल हुए होंगे। 30 सेकेंड में 0.35 mm के सारे पार्टिकल पानी में बैठ चुके हैं जाके, तो 30 सेकेंड में 0.4 और 0.5 mm के पार्टिकल्स का क्या हुआ होगा? सिंपल लॉजिक का सवाल है। 30 सेकेंड में 0.35 mm के 30 सेकेंड में 0.35 mm के सारे पार्टिकल पानी की सतह पर नीचे बैठ चुके हैं, तो 0.45 और 0.5 mm के पार्टिकल क्या किए होंगे? 0.45 और 0.5 mm के पार्टिकल भी तो बैठ चुके होंगे भैया। अगर 0.35 mm का पार्टिकल 30 सेकंड में बैठ जा रहा है तो 0.35 mm से बड़े पार्टिकल तो बैठ ही चुके होंगे नीचे।
30 सेकंड में अगर 0.35 mm का पार्टिकल नीचे चला जा रहा है तो 0.35 mm से बड़ा पार्टिकल तो 30 सेकंड से पहले नीचे पहुंच चुका होगा। तो यही पूछ रहा है, फॉर द सेम टाइम पीरियड ऑफ 30 सेकेंड द परसेंटेज रिमूवल, मतलब कितने परसेंट पार्टिकल जिनका साइज 0.45 और 0.5 mm था, कितने परसेंट पार्टिकल 0.45 और 0.5 mm साइज के बैठ गए होंगे नीचे? 100% पार्टिकल। 0.45 और 0.5 mm के सारे पार्टिकल्स 30 सेकंड में नीचे बैठ चुके होंगे, क्योंकि 30 सेकंड में तो 0.35 mm के सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ गए थे, तो 0.35 mm से बड़े पार्टिकल्स तो ऑलरेडी बैठ चुके होंगे नीचे। तो यही पूछ रहा है, फॉर द सेम पीरियड ऑफ 30 सेकेंड द परसेंटेज रिमूवल, रिमूवल मतलब वही बैठना, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर 0.45 एंड 0.5 mm फ्रॉम द सस्पेंशन इज, 0.45 और 0.5 mm के पार्टिकल्स का क्या हुआ होगा 30 सेकंड में, जबकि 30 सेकंड में तो 0.35 mm के सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ गए थे। तो भैया अगर 30 सेकंड में 0.35 mm के सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ गए थे तो 0.45 और 0.5 mm के तो सारे पार्टिकल्स ऑलरेडी बैठ ही चुके होंगे। हाँ, 0.35 mm से छोटे जो पार्टिकल था, मतलब 0.25, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, वो तो नहीं बैठे होंगे। अगर यहीं पे पूछ लेता कि इसी 30 सेकंड में 0.25 mm के पार्टिकल्स, कितने परसेंट पार्टिकल्स 0.25 mm के नीचे बैठे होते? 0, क्योंकि 30 सेकंड में तो 0.35 mm का पार्टिकल नीचे बैठ रहा है, तो 0.25 mm का पार्टिकल तो अभी तक पहुंचा ही नहीं होगा नीचे। क्लियर? चलिए, इसी टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो बनाए थे 4 कर्व हमने, आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ, किस टाइप के लिए किया था? वो सीव एनालिसिस से बने थे ना वो कर्व। सीव एनालिसिस में कौन से पार्टिकल्स, कहां तक के पार्टिकल्स का एनालिसिस कर पाए थे आप? 0.075 mm तक के पार्टिकल्स का, और 0.075 mm से बड़े पार्टिकल्स कहलाते हैं कोर्स पार्टिकल्स। भैया वो टेबल याद करिएगा, जो मैंने पूरा टेबल बनाया था, पार्टिकल का नाम पार्टिकल की साइज के हिसाब से, पार्टिकल का नाम दिया था ना हमने पार्टिकल की साइज के हिसाब से, तो वहां पर 0.075 mm से बड़ा पार्टिकल तो कोर्स पार्टिकल कहलाता था। और सीव एनालिसिस में भी आप याद करिए, जो कर्व्स बनाए हमने, 4 तरीके के कर्व्स मैंने आपको बताए थे, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, तो वो किस टाइप की सॉइल के लिए बना? जिन पार्टिकल्स का साइज 0.075 से बड़ा था। 0.075 से बड़ा मतलब कोर्स पार्टिकल, मतलब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। क्योंकि 0.075 mm से पास होकर जो मिट्टी ट्रे में इकट्ठी हुई थी, उसके लिए तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया है हमने। तो ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने बनाए थे, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो बेटा बनेंगे उन पार्टिकल्स के लिए जिनका साइज 0.075 mm से बड़ा था, और 0.075 mm से बड़ा पार्टिकल तो कोर्स पार्टिकल कहलाता है। तो जो कर्व आपने बनाए थे वो उन्हीं के लिए तो बनाए थे, क्योंकि ये जो फाइन पार्टिकल्स थे ये तो 0.075 से क्रॉस होकर ट्रे में इकट्ठे हो गए थे, उनके लिए थोड़ी बनाने हैं। तो द आंसर विल बी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। नेक्स्ट, a soil having particles of nearly the same size is known as, एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर में हर पार्टिकल का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, उस सॉइल को क्या नाम देते थे? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। क्योंकि वेल ग्रेडेड सॉइल तो वो होती थी जिस सॉइल के अंदर में हर साइज का पार्टिकल मौजूद होता था, तो सॉइल को वेल ग्रेडेड सॉइल बोलते थे। अगर मेरी सॉइल के अंदर में कुछ पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल मिसिंग होते थे तो वो गैप ग्रेडेड सॉइल होती थी। अगर मेरी सॉइल के अंदर में कुछ पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होते थे तो वो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर में हर पार्टिकल का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो सॉइल को मैं नाम दूंगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का। ये चारों सॉइल के ग्राफ हम बना चुके हैं। हमने गैप ग्रेडेड भी समझा था, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी समझा है, वेल ग्रेडेड को भी समझा था, और पुअरली ग्रेडेड को भी समझा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
Laboratory sieve analysis was carried out on the soil sample using a complete set of standard IS sieve. Out of 500 ग्राम of the soil used in test, कितनी soil यूज की है हमने? 500 ग्राम. 500 ग्राम्स में से 200 grams of the soil was retained on 600 micron sieve. माइक्रोन का मतलब 1 micron is equal to 1/1000 mm. तो 200 ग्राम was retained on 600 micron sieve. 250 grams was retained on 500 micron sieve, and the remaining 50 grams was retained on 425 micron sieve. पहला क्वेश्चन इस डेटा से आपसे पूछा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी. हम निकालेंगे इसको. लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन को हम नहीं कंसीडर करेंगे. ये वाला पार्ट हम तब पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट हम तब सॉल्व करेंगे जब सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे. लेकिन हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया जा सकता है. वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ दिस सॉइल. हम इस सॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करेंगे. जरा देखिएगा कैसे करेंगे. टोटल सॉइल 500 ग्राम है. इस 500 में से 200 ग्राम सॉइल 600 माइक्रोन की सीव पर रुकी है, 250 ग्राम सॉइल 500 माइक्रोन की सीव पर और 50 ग्राम सॉइल 425 माइक्रोन की सीव पर. चलिए टेबल बनाते हैं अपना. साइज याद करिए जो टेबल हमने बनाया था पहले. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में जब सीव एनालिसिस किया था तो क्या क्या टेबल बना था? साइज, वेट रिटेन, परसेंटेज वेट रिटेन, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन और परसेंटेज फाइनल. यही तो था टेबल हमारा. क्या क्या लिखेंगे यहां पर? क्या आएगा आपका? साइज, यहां पर आएगा वेट रिटेन्ड, परसेंटेज वेट रिटेन्ड, क्यूमुलेटिव, परसेंटेज वेट रिटेन्ड और फाइनली परसेंटेज फाइनल. यही था टेबल हमारा. पूरा एक डिटेल में मैंने आपको पूरा एग्जांपल लेके कराया है ये. तो अब देखिए क्या क्या कौन कौन सी सीव है. तो इनके पास सीव है 600 माइक्रोन की, 500 माइक्रोन की और 425 माइक्रोन की. 600 माइक्रोन, तो 600 माइक्रोन भी चलने दो, क्या दिक्कत है. 500 माइक्रोन और 425 माइक्रोन. 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 mm. मतलब 600 माइक्रोन जो है दैट इज इक्वल टू 0.6 mm. 500 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.5 mm और 425 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.425 mm. 600 माइक्रोन की सीव पर जो सॉइल रुकी थी वो 200 ग्राम थी. 500 माइक्रोन की सीव पर 250 ग्राम और 50 ग्राम, 200, 250, 50, 200 ग्राम्स, 250 ग्राम्स और 50 ग्राम्स. आउट ऑफ हाउ मच? टोटल सॉइल कितनी ली गई थी? 500 ग्राम. देख लीजिए एक बार. Out of 500 grams soil used in the test, 200 grams was retained on 600 micron sieve, 250 grams was retained on 500 micron sieve, and the remaining 50 grams was retained on IS 425 micron sieve. तो out of 500 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम और 50 ग्राम मिट्टी आपकी इन अलग अलग सीव पर रुकी है. वेट रिटेन निकाल सकते हैं, परसेंटेज वेट रिटेन. 200 ग्राम कितने में से? 500 ग्राम में से. तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 500 इंटू 100, मतलब 40%. 250 का मतलब कितना हो जाएगा? आउट ऑफ 500 50% और 50 का मतलब हो जाएगा 10%. भाई 500 ग्राम में से 200 ग्राम मिट्टी 600 माइक्रोन की सीव पर रुकी है, तो कितना परसेंट मिट्टी रुकी है? तो क्लास 5वीं का मैथ्स है ना. 500 में से 200 ग्राम मिट्टी 600 माइक्रोन की सीव पर रुकी तो कितना परसेंट मिट्टी है? 40%. 200 अपॉन 500 इंटू 100, 250 अपॉन 500 इंटू 100, 50 अपॉन 500 इंटू 100. क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे? हम ऑलरेडी कर चुके हैं निकालने वाली. तो क्यूमुलेटिव इसका तो हो जाएगा 40%. 40 प्लस कैसे करते थे क्यूमुलेटिव? याद करिए,
40 में ये 50 ऐड करेंगे, जो आएगा वो यहां पर लिख देंगे, दैट इज 90%। और फिर इस 90 में ये 10 ऐड करेंगे, जो आएगा उसको यहां पे लिख देंगे, दैट इज 100%। ये क्यूमुलेटिव आ गया। परसेंटेज फाइनर कैसे निकालते हैं? 100 माइनस क्यूमुलेटिव 60%, 100 माइनस क्यूमुलेटिव 10%, 100 माइनस क्यूमुलेटिव 0%। ये परसेंटेज फाइनर की वैल्यू आ गई मेरे पास। 60% पार्टिकल का साइज 600 माइक्रोन से छोटा है। वो साइज जिस साइज से 60% पार्टिकल्स छोटे हुआ करते थे, उस साइज को मैं D60 कहता था। तो वो साइज जिस साइज से 60% पार्टिकल छोटे हैं, वो साइज मुझे दिख रही है 600 माइक्रोन। दैट मींस फॉर माय सॉइल, जो सॉइल मुझे दी गई है, उस सॉइल के लिए D60 कितना हो गया? 600 माइक्रोन का। क्योंकि D60 उस साइज को रिप्रेजेंट करता है जिस साइज से 60% पार्टिकल छोटे होते हैं। तो 60% पार्टिकल्स किस साइज से छोटे हैं? 600 माइक्रोन से। तो D60 इज 600 माइक्रोन। 10% particles are finer than which size? 500 micron. That means the value of D10 will be 500 micron. वो साइज जिस साइज से 10% पार्टिकल्स छोटे होते हैं, उस साइज को D10 कहते हैं। तो 10% पार्टिकल्स किस साइज से छोटे हैं? 500 माइक्रॉन की साइज से। तो D10 की वैल्यू हो गई 500 माइक्रॉन। पूछा क्या है मुझसे क्वेश्चन में? मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है D60 अपॉन D10। D60 मेरे पास आया है 600 माइक्रॉन, D10 मेरे पास आया है 500 माइक्रॉन। तो 600 अपॉन 500 मतलब 6/5, 6/5 मतलब 1.2। दिस इज माय आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर दिस सॉइल विल बी इक्वल टू 1.2। खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये आपका गेट में, और ये भी 2 नंबर का है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। हालांकि हमने अभी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन हम वापस से एक बार उठाएंगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को, इस डेटा का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसके साथ आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज की सारी कहानी यहां पर खत्म होती है। तो हमने फेज रिलेशनशिप ऑफ द सॉइल देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल देख लिया, और फेज रिलेशन और इंडेक्स प्रॉपर्टीज के जितने भी PYQs थे, वो सारे PYQs हमने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया। तो ये सबसे बड़ा चैप्टर जो सॉइल मैकेनिक्स का था आपका, वो यहां पर फिनिश होता है। दैट इज फेज रिलेशन एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। So this is all from the concept of phase relation and index properties। हमने सारा कुछ कंसेप्ट देखा, सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए, सब कुछ हो गया। अब जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। कौन सा चैप्टर रहेगा उसके लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।